वो आराध्या नहीं थी आराध्या योजना है तो ये योजना कब शुरू की गई? तो डेट हुआ 17 कितना टाइम हुआ? उसका उद्देश्य आपको रोजगार कमाना है। और फिर दूसरा कि उसकी और उद्देश्य है ना, उसके पहले इसमें आपको जो है कराया उसमें भी बताया कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, तो उस शिक्षा प्रोत्साहन कब प्रारंभ की गई? वो डेट आपको याद नहीं है? कर दिया किस उद्देश्य के लिए की गई उसको याद रखना। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, रोजगार के लिए, आय के साधन में वृद्धि होगी, जीवन स्तर उच्च होगा, ये सारे समझ में नहीं आया। दे सकता है। इसमें से एक सही है, ए में, दूसरे में 2 सही है, तीसरे में 3 सही है, चौथे में सभी सही है। या तो जिस भी प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि योजना जब शुरू की गई उसकी डेट आपको याद है, जो डेट उठा के क्वेश्चन पूछता है, खासकर उसका किस डेट को शुरू की गई, किसके द्वारा योजना शुरू की गई, ये भी पूछता है। कौन कौन सा मंत्रालय उसमें शामिल है, ये भी पूछता है। अच्छा सर, अगर मैं इसके क्वेश्चन आ गए जैसे डायग्राम बनाते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो लिखते हो 2-3 जैसे उसकी शब्द सीमा 125 शब्द 200। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा तो मेंस में जो डिसाइड किया गया ये किया हर पेपर के बाद, ऐसा नहीं कि केवल आपके इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगी, सब पे आपको उसी के फॉर्मेट पे उसी क्राइटेरिया में आंसर हो। ठीक है, आपने डायग्राम बनाया, आपके पास आप 125 शब्द कह रहे हैं, 110 100 शब्द 250 180 नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि इतना कम आप लिखें। लेकिन यदि आपने डायग्राम बना दिया तो उससे ये होता है कि बच्चे को इस टॉपिक या इस प्रश्न पे समझ लगे। हो सकता है उसके पास समय का अभाव रहा हो, तो समय को अपने सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर क्वेश्चन को पुटअप करना चाह रहा हो, इसलिए उसने 10-20 शब्द की कमी करके पूरे आंसर को देने का प्रयास करें। इससे आपके ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा और मार्क्स आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पाओगे। आप डायग्राम जरूर बनाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपनी क्लास में कि डायग्राम आप जरूर याद रखें। आप जो है 100 200 शब्द का 150 160 शब्द 40 शब्द भी ना लिखिए, लेकिन डायग्राम पर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जितना डायग्राम भी मैंने बनाया कि मैंने 20 15 मैंने बनाया, 1500 का मैंने क्लियर किया, लाइन मार के 3 मार्क को दिखाया। ऐसा नहीं कि आपको 15 नहीं, आपको 8 ही आएगा, आप 8 ही सीखिए, है ना? लेकिन उसको एक चीज क्या होता है, जब आप अपनी कॉपी पे पेपर में जब आप बनाओगे तो क्या हो, उछाल करना है। एग्जामिनर का ध्यान तुरंत क्या होगा, उस डायग्राम पे जाएगा। चेक करने वाला का क्या होगा, उस डायग्राम पे ध्यान जाएगा, तो तुरंत उसको पूछेगा, पढ़ेगा, वॉच करेगा, तो वो ये समझ जाएगा कि बच्चे ने ये डायग्राम बना लिया है, तो इसका मतलब कि वो आंसर लिखने की स्थिति में है। अगर वो डायग्राम बना लिया, इसका मतलब ये प्रतीत कर रहा है कि वो समझ रहा है, और समझ रहा है, उसी को क्या कर देगा, इलुबरेट कर देगा। उसी को क्या कर देगा, इलुबरेट कर देगा, और उसी को क्या करना है, आंसर उसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मार्क्स आपको क्या मिल गया, डायग्राम। यदि आप अपने आंसर 20 आंसर आए, 20 आंसर में यदि आपने 20 डायग्राम और आपने 3200 शब्द लिखा, 3200 शब्दों में आपने 2500 शब्द लिखा, 700 शब्द छोड़, तब भी आपको मार्क्स मैक्सिमम मिल जाएगा। जो बहुत लिख के आए तो उनसे ज्यादा, क्योंकि आपके लिखने का आधार जो है क्या है, साइंटिफिक वैज्ञानिक चीजों को आपने क्या कर दिया, बहुत कम शब्दों में उसको समाहित करने का आपने प्रयास किया, है ना? इसलिए क्या होता है, एक जो कंप्यूटर होता है वो बेहतर राइटिंग फॉर्मेटिंग करेगा, है ना? और जो नहीं उस क्षेत्र से गुजरा होगा वो उतना बेहतर तरीके से उस चीज को नहीं कर पाएगा।
विकास तो आर्थिक तो विकास इसलिए के इस साथ फॉर्मेट को आप follow आर्थिक विकास लेकिन अलग सब बाकी लोगों से जो जरूरत होगी बताइएगा, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग ज्ञान आपको दीजिएगा। बाकी शिक्षा बाकी तो मैं क्लास पे इतना फोकस करके राइटिंग देता हूँ, इतनी चीजों को बताता हूँ, ऐसा कहता हूँ कि पॉइंट फॉर्मेट में मैं आंसर भी लिखाता हूँ। क्यों लिखाता हूँ? इसीलिए कि आप जब उस फॉर्मेट को आप फॉलो, जितना आपको लिखाया गया हो, तो मैं वो नहीं आता क्या लिखाया गया, क्या किस फॉर्मेट में लिखाया गया मैं, लेकिन मैं जिस फॉर्मेट में लिखा हूं, मैं ये दावा करता हूं कि आप उस फॉर्मेट में लिख के आए हैं। आप जितने सब्जेक्ट होंगे उससे अच्छे नंबर आप इस पेपर में नहीं आएंगे, तो लेकिन उस फॉर्मेट को आप फॉलो करें, चाहे जो सब्जेक्ट, अगर आप उस फॉर्मेट पे चले नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक परियोजना पे आएंगे, आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ से है और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्य से है। केन बेतवा लिंक परियोजना, क्योंकि केन कहाँ है? यूपी में, और आपने जागृति में भी आप पढ़ा होगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना अभी जल्दी अनावरण किए वहाँ पे। तो इन सारी परियोजनाओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि केन बेतवा परियोजना कब शुरू की जा रही है। शुरू तो पहले हो चुकी है। आज जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हालिया में हमारे व्युत्करण का टॉपिक है, क्योंकि समसामयिक घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। तो समसामयिक घटना के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, अगर है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं डिस्कस क्यों करते? तो केन बेतवा लिंक परियोजना डालिए, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना हम ये देखेंगे इसलिए क्या क्या हमें लाभ होगा, उत्तर प्रदेश को क्या लाभ हो सकता है, सोच के आपको बताएं, क्योंकि आप लोग जागृति में पढ़ के आए हैं, पेपर में पढ़ते होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। बुंदेलखंड वाले एरिया में पानी की जो कमी है इसको सुनिश्चित करने के लिए लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। अब आप लोग अपने खुद से सोचिए, इमेजिन करिए इससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और बताने का। सबसे पहले तो सभी को पानी की उपलब्धता हो पाएगी, जिससे सर वहाँ पे कृषि के लिए कृषि क्षेत्र में बहुत विकास होगा। साथ ही सर अगर जो वहाँ कृषि क्षेत्र में विकास होगा तो उससे उद्योगों पर भी विकास होगा। वहाँ नए नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहाँ सेक्टर आपको बताइए कि सेक्टर जैसे कहने का मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें लाभ होती हैं। जैसे आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि हमें किस चीजों से, जैसे सबसे वैसे इरिगेशन सेक्टर हो, इरिगेशन होगा सिंचाई, पेयजल, वाटर ड्रिंक, मतलब पेयजल से जितनी प्रकार की पीने की समस्या से वो सारी चीजें आ जाएंगी। तीसरा जल का स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का जल को क्या ट्रांसफर, जैसे जल अधिक है तो जल जहाँ अधिक है तो अधिक जल को क्या कर दिया जाए, कम वाले क्षेत्र में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित किया जाए। वित्त का कोषों को प्रगति एवं तो मतलब उसमें प्रगति रिपोर्ट क्या हो, कितना ये आगे बढ़ चुकी है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टॉपिक है और उसी की करंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश में क्या होगा बेसिकली मुझे ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न भी कहाँ पूछेगा, उत्तर प्रदेश से पूछेगा।
खासकर इस पेपर में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 प्रश्न पत्र रखे गए हैं, प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6। तो दोनों 200 नंबर के हैं, टोटल 400 नंबर के हैं। टोटल आपके 400 नंबर का वेटेज कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का महत्व कितना आपके सिलेक्शन में है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें लिखिए बना करके। सभी शादी की बात कर रहे हैं, सभी के साथ शादी की बात कर रहे हैं। कहानी कई जगह जल का स्थानांतरण होगा, वित्त पोषण होगा, और वित्त पोषण से संबंधित क्या चीजें हैं? वित्त पोषण से संबंधित क्या है? आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। इस योजना से वित्त पोषण की बात की जाएगी। राज्य के राजकोष में वृद्धि होगी। इस योजना के बनाने में वित्त पोषण क्या होगा, इसकी बात की जाएगी। उसमें राज्य और केंद्र का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पैसा लगेगा। क्योंकि योजना जब बनाई जाएगी तो उसमें पैसा भी तो खर्च होगा। तो वित्त कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से होगा? केंद्र और राज्यों के द्वारा उसमें क्या किया जाएगा, योगदान दिया जाएगा। ये बात पूछी जा रही है। अच्छा, कौन वित्त पोषण करे, है ना। अब जैसे क्या होगा, अब आप ये कहेंगे केंद्र बेटवा है, तो इससे क्या होगा? आप ये भी कह सकते हैं कि छोटे मोटे क्या होंगे, जल परिवहन की सुविधाएं भी ले सकते हो। जबकि उतना ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन उस दृष्टिकोण से नहीं है। खासकर हमें क्या है कि जो मेन सेक्टर है, हमें उन्हीं क्षेत्रों को लेकर के चलना है। वैसे तो आप बहुत सारे छोटे छोटे टूल को देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन नहीं, हमें मेन चीजों को, मेन फीचर को देखना है, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं होगा कि हम बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चीजों को देखने का प्रयास करें और मुख्य चीजें क्या हो जाए, छूट जाए। तो हमें मेन चीजों पे फोकस करना है और उसी को ध्यान में रख करके चलना। हमेशा हर क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि मेन पॉइंट मेरा ना छूटे, छोटे मोटे चीजों को छोड़िए, क्योंकि हमारे पास इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, और न इतना हमारे पास समय और न इतना स्पेस मिलता है। बाकी लिखने के लिए आप बैठ के चाहे ना लिखते, लेकिन यहाँ तुम्हें क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, परीक्षा में सफल होना है, अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करना है, मेरा उद्देश्य ये तो है। तो ये काम आप करिए। बात समझ रहे? अगला लिखिए, प्रगति और सहायता, तैयारी। ये आपकी जो है केंद्र बेतवा लिंक से जो है परियोजना है, और इससे अब उत्तर प्रदेश को क्या होगा, इन क्षेत्रों में क्या होगा, लाभ होगा। तो ठीक है कि केंद्र बेतवा उस सेक्टर से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और खासकर उन क्षेत्रों में क्या है कि पानी की बहुत कमी है, तो उसकी क्या होगी, आपूर्ति होगी, और आपूर्ति होगी तो स्वाभाविक है वहाँ का दिनचर्या, वहाँ की कृषि, अन्य सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव। प्रगति और तैयारी किस संदर्भ में, इसी परियोजना के संबंध, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक योजना बनी, कहाँ तक योजना अपना कदम जो है अपना रास्ता तय कर पाएंगे, अब इसे और कितना मार्ग तय करना है ना, ये देखा जाता है। और उस योजना के प्रति कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उसके लिए हमें करना है, और कहाँ तक हम कर पाए हैं, इन सारी चीजों को प्रगति और तैयारी के संदर्भ में देखें, है ना। लिखिए एक एक का। अभी हम दिखाते रहिए, बताते रहिए, है ना, एक एक चीजों को। उत्तर प्रदेश को लाभ लिखा आप लोगों ने,
केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश को लाभ। लिखिए 25 दिसंबर 2024 को 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 262-63 भी पढ़ा होगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद पढ़ा है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं सर जी। आर्टिकल 263 में क्या है? सर निपटान के लिए जो संसदीय समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई हैं? आर्टिकल 263 में क्या बनाई गई है? अंतर्राज्यीय परिषद का नाम सुना है? सुने हैं सर जी। सुना है ना? वो डिनोट किया गया है। देखिए 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। किसके द्वारा रखी जा रही है? प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, आधारशिला रखी जो एक प्रमुख अंतरराज्यीय जल हस्तांतरण परियोजना, अंतरराज्यीय जल हस्तांतरण मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य हस्तांतरण परियोजना है। अब आप क्रीक पे पूछ रहे हैं, देखिए आपसे पूछेगा केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में या उत्तर प्रदेश होगा। ये योजना कब शुरू की गई? तो आपको डेट याद रखना है, 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ना। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस परियोजना से क्या क्या लाभ हुए। इस परियोजना में वित्त पोषण में, अगला इस परियोजना में वित्त पोषण में केंद्रीय सरकार का योगदान 90%। लिखिए नहीं, बोल रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन के हम अभी लिखाएंगे, मतलब आपको प्री के क्वेश्चन से आप पूछ रहे थे ना, तो प्री के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अभी ये भी आप लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी लिखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मैं बोल रहा हूँ कि प्री के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ध्यान दीजिए और आप लोग लिखना शुरू करते रहें। तो इसमें क्या होगा कि जो वित्त पोषण की बात होगी तो उसमें 90% योगदान आपके केंद्र सरकार का और 10% योगदान। तो कहने का मतलब इस सब टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बन सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजें अगर आपके पास या आपको याद है तो आपका प्री का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपका मुख्य परीक्षा का भी जो लिखना जितना उतना क्या हो जाएगा, शब्द संख्या भी पूरी हो जाएगी। देखिए अब सिंचाई के क्षेत्र में शुरू देखते हैं। पहले सिंचाई पे दिया है ना, सिंचाई में देखिए सिंचाई क्षेत्र, इरिगेशन सेक्टर। क्वेश्चन देखिए खुद बनाना सीखिए। मैं इसीलिए जितने क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री पे बन सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके घुमा करके इधर से चाहे इधर से क्वेश्चन एक ही प्रश्न में 3-4 प्रकार का आयोग क्वेश्चन बना सकता है मुख्य परीक्षा में।
केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि 51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को, हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करेगी। जिससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा। हाँ, स्थानीय किसानों को लाभ होगा। अगला लिखिए पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति। अब पेयजल आपूर्ति उन क्षेत्रों में जहां पानी की समस्या ज्यादा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि अभी जो है किसी ने कहा था बुंदेलखंड क्षेत्र, तो बुंदेलखंड में ज्यादा समस्याएं हैं, उस क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो लिखिए यह परियोजना झांसी, महोबा, झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिलों में, और ललितपुर जिलों में, झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिलों में, ललितपुर जिलों में 21 लाख लोगों को, 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। उपलब्ध कराएगी। जल हस्तांतरण, अगला इसको सभी लोगों ने बना लिया है ना? यस सर। अब आप ये बताइए कि केन नदी कहाँ है? अभी मैंने बताया शुरुआत में, वो बेतवा, यूपी, मध्य प्रदेश, केन नदी, केन नदी, हाँ केन नदी, ब्रैकेट में एमपी मध्य प्रदेश, केन नदी ब्रैकेट से, केन नदी से बेतवा नदी तक, बेतवा नदी में लिखिएगा यूपी ब्रैकेट में, बेतवा नदी, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बेतवा के सामने उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी तक पानी हस्तांतरित करेगी। जो यमुना की सहायक है, जो यमुना की सहायक है या यमुना की सहायक नदियां, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे वित्त पोषण, बहुत ज्यादा हमें लेके नहीं चलना, बस हमें क्या करना है, रेफरेंस फॉर्मेट में लेते हुए अपने आंसर को देना है और मुख्य चीजें छोड़नी है। वित्त पोषण, परियोजना का 90% वित्त पोषण, परियोजना का 90% वित्त पोषण केंद्रीय सरकार द्वारा। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे ना कि 90% वित्त पोषण केंद्रीय सरकार द्वारा और 10%
10% उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा। आगे लिखिए प्रगति और तैयारी। इस संदर्भ में क्या प्रगति रिपोर्ट हुई है, क्या प्रगति किया गया है और क्या उसके लिए तैयारी। जैसे आप परीक्षा में जब आपका एग्जाम होता तो आप क्या करते हो, उस प्रश्न पत्र को तैयार करके आते हो, जिससे हमें क्या हो कि हम बेहतर ढंग से अपने आंसर को लिख सकें और जिससे मुझे अच्छे नंबर, है ना। तो इसी प्रकार ये योजना भी है कि तैयारी की तो अच्छी तरह से होगी तभी तो प्रगति होगा। लिखिए बादा में केंद्र बेतवा लिंक परियोजना, बादा जिला है ना, केंद्र बेतवा लिंक परियोजना। केंद्र बेतवा को लिंक को आप ब्रैकेट में ले सकते हैं KBLP, के से केंद्र, बी से बेतवा, एल से लिंक, पी से प्रोजेक्ट परियोजना, है ना। LP ना, बी कैपिटल बी, के बाद वाला बी, KBLP। बादा में केंद्र बेतवा लिंक परियोजना के लिए एक समर्पित कार्यालय खोला गया है। परियोजना एक समर्पित कार्यालय खोला गया है। कार्यालय खोला गया है। और 4 जिलों में और 4 जिलों में टोपोग्राफिकल, 4 जिलों में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हाँ, सर्वे जिसे कहते हो, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। फिर लिखिए 24 किलोमीटर लंबे नहर के निर्माण के लिए, 24 किलोमीटर लंबे नहर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया, नहर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी, है ना। जैसे आप देखते हो कि सूत्र निकाल है तो टेंडर निकलता है, पेपर में पढ़ते हुए टेंडर निकला हुआ है। तो हमें ये करना है, बात से नहीं मतलब, हमें केवल इस परियोजना से मतलब है। हम यहाँ बात की वो सब बात नहीं कर रहे, हमें केवल ये देखना है इस संदर्भ में बात नदी के बहुत सारे काम है। तो उसको जो आप आगरा पे भी देख रहे हो, आगरा महाराज है, बेतवा पे भी आप देख रहे हो, लक्ष्मी बाई के ना। तो कहने का मतलब ये है, आप बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे काम, तो आपको जब देखोगे तो उसमें जो है किताब में जागृति में या हिस्ट्री के भी, तो उसमें आपको वहाँ नदियों पे मिल जाएगा। यहाँ हमें ये देखना है कि इससे हमें लाभ क्या हो, खासकर उत्तर प्रदेश के सब बांध बनाए जाएंगे तो पानी इकट्ठा करके बनाए जाएंगे, क्योंकि ये लिंक तो क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, पानी को एक स्टोर नहीं किया जा रहा है। पानी का क्या हो रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि क्षेत्रों से क्या हो, लाभान्वित हो सके। हमने आपको दिखाया कि काफी जो उससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। कहीं खेती के लिए पानी नहीं है, पथरीली जमीन है, तो वहाँ पे नहर बनाना भी है, और वहाँ पे जो टेबल है, पंपसेट है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो उस आधार में भी पानी निकाल पाना क्या है, बहुत कठिन है। जब पेयजल के लिए नहीं हो पा रहा है तो सिंचाई के लिए कहाँ हो पाएगा, सिंचाई की और ज्यादा जल की आवश्यकता होगी।
तो नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पे ये देखा जा रहा है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए और केंद्र सरकार क्या करती है, उनकी भरपाई करे और राज्य सरकार अपने स्तर पर भी क्या करें, फंड लगाए जो लगा पाए। तो इससे क्या होगा कि एक संयुक्त प्रयास से इस योजना को क्या किया जा सकता है, कार्यान्वित किया जा सकता है, जिससे दोनों राज्य क्या हो, लाभान्वित हो सके। बात ये है ना। लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम केवल पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ कि इससे उत्तर प्रदेश को क्या है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी क्या है, उत्तर प्रदेश होगा। बाकी तो इसको जो आप और देंगे तो इसका भाई पानी बनेगा, बिजली होगी, सिंचाई के लिए होगा, पेय के लिए होगा, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप उसको दे सकते हो, है ना। अब देखिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इसीलिए मैंने इसको सेक्टर वाइज मार्केट के सेक्टर वाइज भी लिखा है। और शब्द संख्या भी लगभग आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे लिखिए। अब आपका भी रिसेंट में महाकुंभ अभी चल ही रहा है ना, देख ही रहे हैं आजकल तो महाकुंभ का सब कुछ सुबह देख ही रहे हैं, सब कुशल मंगल है। तो लिखिए महाकुंभ मेले, महाकुंभ के लिए भाई क्योंकि अभी रिसेंट का मामला है तो ये चीजें क्या है, क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। मेले महाकुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में कलाग्राम की स्थापना, कलाग्राम की स्थापना। अब जैसे यहाँ कलाग्राम की स्थापना हो रहा है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, मतलब सर जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं उनकी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा, है ना। क्या होगा, बहुत सारे क्षेत्र से लोग क्या होंगे, तो उनकी संस्कृतियां क्या होंगी, मिलेंगी, और अपने यहाँ की संस्कृतियों को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, कि जिससे लोग क्या हो, बाहर के लोग और अधिक हमारी संस्कृति की क्या हो, जब आकर्षित तभी लोग आएंगे। कि जब पर्यटन हमारा इस स्तर का होगा, लोगों को अपनी तरफ खींच सके, आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, तभी तो लोग जाएंगे। अगर एक दूसरे को नहीं खींच पा रहा है तो आप उस पर जाओगे, कभी नहीं जाओगे। तो सीधी सी बात लिखिए, अभी हम बीच बताते हैं कैसे बनेगा। 11 दिसंबर 2024 को, 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने आगामी महाकुंभ मेले के दौरान, आगामी महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित करने की घोषणा की। कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित करने की घोषणा की। अब आप लिखिए इसके मुख्य तथ्य क्या या मुख्य बिंदु, है ना। चाहे जो लिखिए, चाहे मुख्य तथ्य लिखिए और चाहे मुख्य लिखिए। महाकुंभ में कलाग्राम, महाकुंभ में कलाग्राम, जैसे उसमें आपने लिखा था सिंचाई में, पेयजल में, ऐसे इसमें भी लिखाएंगे। महाकुंभ में कलाग्राम, कलाग्राम विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कलाग्राम विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों
और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। अब दूसरा स्टेप लिखिए, बुनियादी ढांचा। क्योंकि जब लोग आएंगे, विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई जाएगी, तो क्या होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे प्रदर्शनियों को देखने के लिए। तो वहां क्या होगा, क्या क्या बुनियादी ढांचे में आता है, खाने की वस्तुएं, पेयजल, बिजली, परिवहन, इन सारी चीजों की सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। तो लिखिए बुनियादी ढांचा। सेलिब्रिटी प्रदर्शन के लिए आते हैं ना, प्रदर्शन में सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रिटी प्रदर्शन के लिए 10,000 क्षमता वाला गंगा पंडाल, मतलब वहां 10,000 लोग आ सके। गंगा पंडाल और प्रत्येक में 4,000 दर्शक क्षमता वाले, और प्रत्येक में 4,000 दर्शक क्षमता वाले 3 मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थापित किए जाएंगे। अब सांस्कृतिक मंच क्यों स्थापित किया जाएंगे, जिससे लोगों को क्या हो, लोगों का मनोरंजन भी क्या हो, है ना। अगला लिखिए, उभरते कलाकारों पर ध्यान। जो नए कलाकार उभर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, कि जिससे वो आगे और अच्छे कलाकार के रूप में क्या कर सके, उभर सके। और जब कलाकार होंगे तो क्या होगा, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि क्या होगी, मजबूत होगी और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन में उभरते संगीत नाटक, ये अभी नए संगीतकार हुए हैं, अभी नए नाटककार हुए हैं ना। उभरते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं, जैसे कोई संगीत के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार पा चुका है, कोई नाटक के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार पा चुका है। इस आयोजन में अकादमी पुरस्कार विजेताओं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोडक्शन और जोनल कल्चरल सेंटर पहनाओ जो पहनावा है, पहनाओ के प्रदर्शन होंगे। कि मतलब संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, जो हमारी परिधान पहनावे में, उसके क्षेत्र में ये सारी चीजें क्या की जाएगी, वहां पे
वंचित है। पर्यटन विकास सप्ताह, अब इससे पर्यटन, अभी इसके पीछे हम लोग पर्यटन पे पूरा चर्चा ही किए थे कि पर्यटन से क्या क्या हमें जो है लाभ मिलता है और क्या क्या चीजें पर्यटन के अंतर्गत आती हैं। पर्यटन विकास, कि पर्यटन का विकास कैसे होगा। भारत में पर्यटन क्षेत्र, भारत में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जैसे पहले से अधिक पर्यटक क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है ना। नीचे लिखेगा उल्लेखनीय वृद्धि, नीचे लिखे 2014-2023 के बीच, 2014 और 2023 के बीच विदेशी पर्यटक आगमन में, विदेशी पर्यटक आगमन में पर्यटक आगमन में 23.96% और पर्यटन से, ये विदेशी सेक्टर का, और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में, और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में, देखिए अभी मैंने पर्यटन पे उस दिन आपसे चर्चा किया था कि आपके यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यटन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ये निर्यात में आता है या आयात में इसकी आय को जोड़ी जाती है। तो मैंने आपसे बताया था किसमें जोड़ेंगे, आयात, निर्यात में सर, क्योंकि विदेशी मुद्रा मिल रहा है। क्या हो रही है, विदेशी मुद्रा आपके देश में क्या हो रही है, तो क्या हो गया, निर्यात। पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में 42.53% की 42% की वृद्धि हुई। इतने यात्रियों में वृद्धि हो रही है और इतनी आपकी इनकम में, आय में। जब विदेशी पर्यटक अधिक आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, और केवल एक क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करेगी बल्कि बहुत सारे सेक्टर को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। हर सेक्टर से क्या होगा, आय बढ़ेगी ना। भाई आएंगे तो उनके रहने के लिए आवास चाहिए ना, खाने के लिए व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था चाहिए। तो इस सब क्षेत्रों में क्या हुआ, आय बढ़ी घटी, बढ़ी ना, वृद्धि हुई। अब नीचे लिखिए वैश्विक रैंकिंग में सुधार, वैश्विक रैंकिंग में सुधार, पूरे विश्व के संदर्भ की बात की जा रही है। अब इसमें लिखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, इसी में वैश्विक रैंकिंग में सुधार, कैसे सुधार जो है भारत का कैसे जो है और वृद्धि हुई है, अच्छी स्थिति में कैसे पहुंचा, उसकी बात की जा रही है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, बराबर आती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, 2014 में 2014 में 65वें स्थान से 65वें स्थान से सुधर कर 2024 में कहाँ आ गई है, 65 से कहाँ पहुंच गई है,
39वें स्थान पे, देखिए 39वें स्थान पर पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ? सुधार। और क्या हुआ? रिफॉर्म हुआ। 10 इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यटकों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या हो गई? रैंकिंग में क्या हो गया? सुधार हो गया। आय भी बढ़ गई। लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। चलिए एक और लिख लीजिए। एक आपके जिले से संबंधित है कि जो नया जिला आप बता रहे थे कि 76वां जिला जो है, उसी जिला के संदर्भ में हम लोग समझ लेते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र, महाकुंभ मेला अगला है। महाकुंभ मेला क्षेत्र एक अलग जिला घोषित। जैसे आप लोग उस समय भी चर्चा कर रहे थे कि सर हो गया है, लेकिन मैंने कहा था जब तक प्रमाणित ना कर दिया जाए तब तक जो है केवल एक विचार आ जाने से उस चीज को हम नहीं पुष्टि कर पाएंगे। जैसे एक होता है अध्यादेश और एक होता है अधिनियम। जैसे आपने पढ़ा होगा संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। पॉलिटी आपको पढ़ाया गया होगा तो उस समय बताया गया होगा विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है ना। तो उसी प्रकार जब तक कानूनी रूप से उस प्रक्रिया का जो है फॉर्मेट नहीं हो जाएगा, आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक आप उस रूप को लिखित रूप में नहीं मान सकते। बस में आ रही है। लेकिन अब वो प्रमाणित हो चुका है तो इसलिए उसको हम लोग देखेंगे। 1 दिसंबर 2024 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में संगम क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को, संगम क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला 2025 से पहले, आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला 2025 से पहले, महाकुंभ मेला 2025 से पहले एक अलग जिला घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। आप लोग चर्चा कर रहे थे कब? अक्टूबर में, है ना। मैंने उस समय भी कहा था ये प्रस्ताव है, अभी पूर्ण रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई, वैधानिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। जब हो जाएगी तो बता दिया जाएगा। मैंने ये कहा था तो अब बता भी दे रहे हैं। मुख्य तत्व या बिंदु, इसी में मुख्य तत्व क्या है या मुख्य बिंदु क्या है? नया जिला गठन। महाकुंभ मेला जिले के निर्माण से, महाकुंभ मेला जिले के निर्माण से उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई है। 75 था ना, तो क्या हो गया? 76 हो गई है। फिर अगला प्रशासनिक नियंत्रण। अब जिला बनेगा तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। जिला मजिस्ट्रेट को
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने, जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने, जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने और नए जिले के भीतर, और नए जिलों के भीतर, और नए जिले के भीतर सभी प्रशासनिक मामलों को, नए जिले के भीतर सभी प्रशासनिक मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया है। सभी प्रशासनिक मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया है। आगे लिखिए महाकुंभ मेला की तैयारी। इसी महाकुंभ मेला की तैयारी, ये आपकी लेटेस्ट से लेटेस्ट करंट है, जनवरी चल रहा है। इसके फायदे क्या हैं? महाकुंभ भी आपका चल रहा है। नया जिला बनाने के फायदे क्या होंगे इसके? लिख लो आप, बेहतर प्रशासनिक महाकुंभ मेला की तैयारी। इस कदम का उद्देश्य इस कदम का उद्देश्य 45 दिवसीय महाकुंभ, 45 दिवसीय महाकुंभ दिवसीय, मैं 45 दिन का 45 दिवसीय महाकुंभ मेला की तैयारियों को, मेला की तैयारियों को सुव्यवस्थित करना है। सुव्यवस्थित करना है। जो 13 जनवरी 2015 को, जो 13 जनवरी 2015 को 2025 2025 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ, स्नान पर्व के साथ शुरू होने वाला है। शुरू होने वाले की मतलब उस समय तो शुरू होने वाला था ना जब योजना शुरू की गई है ना। तो योजना के संदर्भ को देखिए आज के, तो क्योंकि वो चीजें क्या है 1 महीना पहले शुरू हुई है, तो उस संदर्भ में ये चीजें भौगोलिक दायरा, जियोग्राफिकल रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की बात की जाइए। भौगोलिक दायरा कि कितना क्षेत्र उस जिले के अंतर्गत, 5 थाना क्षेत्र। नए जिले में संगम क्षेत्र, नए जिले में संगम क्षेत्र, 4 आसपास की तहसीलें, मतलब उस जिले में कितनी तहसील होगी, 4 तहसीलें, उसके निकट की मतलब आसपास की 4 तहसीलें और 67 निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल, 67 निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल, निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल। अगले लिखिए प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन। महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला जिले के जुड़ने के साथ, जिले के जुड़ने के साथ प्रयागराज डिवीजन में, प्रयागराज डिवीजन में अब 5 जिले शामिल हैं, 5 जिले शामिल हैं डिवीजन में। अब 5 जिले शामिल, पहले 4 ही थे, अब 1 बना तो क्या हो गया, 5 शामिल हैं। प्रयागराज,
प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कौशाम्बी, मंडल क्या सर जी? हाँ, फतेहपुर और नवगठित महाकुंभ मेला जिला। नवगठित महाकुंभ मेला जिला है ना, क्योंकि महाकुंभ मेला जिला गठित हुआ है ना, तो वही है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है करंट। तो आज आपकी इस पेपर की क्लास भी समाप्त होती है। आप लोग इसको ठीक से रिवीजन करिए, है ना, कि जिससे आप जो है मुख्य परीक्षा लिखने की स्थिति में जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है इस पेपर का दे सके। रिवीजन करिएगा और आपके पास जो है तथ्य की कमी नहीं है। जितना है उतने को ठीक से कर लीजिए, तो आपके पास तथ्य की कमी नहीं है। तो थोड़ा अपडेट रहिएगा।